एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल फिंगर टिप्स। दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट अनीस आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी जेई के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और डीएफसीसीआईएल के एग्ज़ाम्स इसी महीने 25 अगस्त को है। दोस्तों, आप लोगों की तैयारी मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ज़ोर तौर से चल रही होगी और आप लोग अच्छे स्कोर कर रहे होंगे मॉक टेस्ट में। दोस्तों, आप लोगों को किसी भी तरह के नॉनटेक में जीके जीएस में प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैं कंटिन्यूअस सीरीज चला रहा हूँ। लेकिन उसी के बीच में कुछ बच्चों ने डिमांड किया कि सर बायोलॉजी के क्वेश्चंस पहले होने चाहिए, और मुझे लगा भी कि हाँ, डीएफसीसीआईएल के पेपर आ चुके हैं तो मुझे बायोलॉजी के क्वेश्चंस आप करवा देने चाहिए। मैं सोच रहा था कि जब पेपर होंगे एसएससी जेई के उससे 10 दिन पहले बायोलॉजी करवा दूंगा, लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि डीएफसीसीआईएल का भी पेपर होने वाले हैं 25 अगस्त को, तो उससे पहले मैं बायोलॉजी के क्वेश्चंस करवा देता हूं। तो चलिए दोस्तों, आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि बायोलॉजी के टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ। इसका लेक्चर 1 है ये दोस्तों। ज़्यादा वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मैं इसे पार्ट बाय पार्ट थोड़ा कर दिया हूँ, ताकि वीडियो आपको भी सहूलियत हो और मेरे लिए भी सहूलियत वो चीज़ हो। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये कि पहले आप लोगों को मैं पेज पर कंटेंट बना कर देता था, जिससे आप लोगों को राइटिंग में प्रॉब्लम आती थी कभी कभी। इसलिए मैंने उसका सॉल्यूशन निकाल लिया है और अब पीपीटी पे आज के बाद मैं आपको पीपीटी के थ्रू दिया करूँगा। तो आप कोशिश करेंगे कि जितने भी मैं यहाँ क्वेश्चंस करवाऊँ, टॉप 100 एमसीक्यूज हैं बायोलॉजी के, इसे आप करके जाएं। मैं बेसिक से स्टार्ट किया हूँ, लेकिन आपके सवाल नहीं छूटने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप नॉर्मली एक सिक्वेंशियल वे में पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉप 100 एमसीक्यूज ऑफ बायोलॉजी आज के, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए दोस्तों, मैंने बस बेसिक से उठाया और बेसिक से उठा के जो हार्ड लेवल एसएससी का होता है, जहाँ तक वो क्वेश्चन बनाता है वहाँ तक ले जाऊँगा आपको, और वहाँ तक क्वेश्चन आपको छूटने नहीं दूंगा। इस चीज़ की पर भरोसा रखें आप। बस आप मेहनत करते जाएं और जैसा मैं बता रहा हूँ, जैसे सिक्वेंशियल वे में पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ते जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज। देखिए, मैं इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी बोलता जाऊँगा, ताकि आप लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होता है कि सर हिंदी मीडियम में दीजिए क्वेश्चंस, इंग्लिश मीडियम में दीजिए क्वेश्चंस। तो इंग्लिश मीडियम में मैं यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन आप हिंदी भी सुन लिया करेंगे साथ साथ, और जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उसके मैं हिंदी ब्रैकेट में साइड में लिख दिया करता हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज। देखिए दोस्तों, फर्स्ट सवाल है ये, जो कि एसएससी ने बार बार यह सवाल पूछा है कि स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज, कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों, स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज, देखिए ऑप्शन है आपके साइटोलॉजी, ऑप्शन देख लीजिएगा दोस्तों, साइटोलॉजी, बायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड फाइकोलॉजी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, साइटोलॉजी, बायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड फाइकोलॉजी। तो दोस्तों, आपको इसका आंसर देना है कि स्टडी ऑफ सेल का जो अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं। दोस्तों, स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है वो है ए, राइट ऑप्शन है ए, साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। देखिए दोस्तों, आपसे भी कभी कभी पूछ लेता है कि स्टडी ऑफ टिश्यूज क्या बोलते हैं। आपने एसएससी के अगर एग्जाम्स के क्वेश्चंस देखे होंगे तो आपने वहाँ इस तरह के सवाल देखे होंगे कि स्टडी ऑफ सेल्स, स्टडी ऑफ टिश्यूज, इस तरह के सवाल आपसे पूछ लेते हैं। तो दोस्तों, यदि अगर आपसे कभी भविष्य में स्टडी ऑफ टिश्यूज भी पूछे तो हड़बड़ाना नहीं है। स्टडी ऑफ टिश्यूज मतलब कि ऊतकों का अध्ययन जो है हिस्टोलॉजी कहलाता है। दोस्तों, याद रखना है, मैंने एक चीज़ बताया कि स्टडी ऑफ टिश्यूज डैट मीन्स कि ऊतकों का अध्ययन, स्टडी ऑफ टिश्यूज इज नोन एज हिस्टोलॉजी। देखिए दोस्तों, मैंने बोल दिया है यहाँ पे हिस्टोलॉजी, तो आप याद रखेंगे हिस्टोलॉजी, इस चीज़ को याद रखना है आपको। स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी, वहीं स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। मैं आगे करवा दूंगा, आगे के क्वेश्चंस में वो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वेन वाज फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड। दोस्तों, सेल जो कोशिका है उसका सबसे पहले खोज कब हुआ। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो कोशिका की खोज हुई थी वो मृत कोशिका की खोज हुई थी। याद रखना है आपको, सबसे पहले जो कोशिका की खोज हुई वो मृत कोशिका की खोज हुई, फिर एक जीवित कोशिका की भी खोज हुई। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले ये बताना है कि सबसे पहले कोशिका जो कि मृत कोशिका थी उसकी खोज कब हुई। तो दोस्तों, ऑप्शन से आपके 6064, 6065, 6063 एंड 6066। तो दोस्तों, आपके 4 ऑप्शन हैं जो कि आपके स्क्रीन पे हैं। तो आपको राइट आंसर इसका बताना है दोस्तों कि फर्स्ट टाइम कोशिका का जो खोज हुआ वो कब हुआ। और आपको ये भी याद रखना, जो फर्स्ट टाइम खोज हुआ था वो मृत कोशिका का हुआ था, डेड सेल्स का हुआ था। तो चलिए बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों, याद रखना है कि 1665 में, दोस्तों 1665 में रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट सेल जो कि डेड सेल था उसका खोज किया था। याद रखना है इस चीज़ को। द फर्स्ट सेल वाज डिस्कवर्ड इन 1665। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3।
दोस्तों वही सवाल है आपसे, हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइटोलॉजी। दोस्तों ये इतने इंपॉर्टेंट सवाल हैं कि एसएससी ने बार बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं, याद रखना इस चीज़ को आपको। आपसे पूछा है हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइटोलॉजी। देखिए दोस्तों ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, एंटोनी वन लोवेनहोक, रॉबर्ट हुक एंड कार्ल लैंडस्टीनर। देखिए दोस्तों आपको इसमें चारों जो ऑप्शंस है वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन जो आपका रॉबर्ट ब्राउन है वो याद रखना है कि कोशिका के अंदर जो केंद्रक पाया जाता है, कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। वहीं एंटोनी वॉन लेवनहुक, देखिए दोस्तों एंटोनी वॉन लेवनहुक जो है उन्होंने 1831 ईस्वी में, याद रखना दोस्तों कि आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो रॉबर्ट बॉन लेवेनहॉक है उन्होंने जो खोज किया था वो जीवित कोशिका के किया था। फर्स्ट टाइम जो जीवित कोशिका की खोज हुई थी वो रॉबर्ट वॉन लेवेनहॉक ने किया था, इस चीज़ को आपको याद रखना है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आपको याद रखना है कि एंटोनियो वॉन लेवेनहॉक जो है इन्होंने जो जीवित कोशिका है उसकी खोज की थी कब, 1674 ईस्वी में। याद रखना है दोस्तों 1674 ईस्वी में, 1674 में। देखिए दोस्तों 1674 में याद रखना है कि जो जीवित कोशिका थी उसकी खोज एंटोनियो वॉन लेवेनहुक ने किया था 1674 में। वहीं दोस्तों 1665 में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की एंड कार्ल लैंडस्टीनर इन्होंने आरएच फैक्टर और ब्लड ग्रुप की खोज की थी। याद रखना है दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर जी ने मिलकर आरएच फैक्टर की खोज की थी, याद रखना है इस चीज़ को। अगर वहीं आपसे पूछ दे ब्लड ग्रुप की खोज किसने की तो कार्ल लैंडस्टीनर मारना है, लेकिन अगर आरएच फैक्टर पूछे तो कार्ल लैंडस्टीनर एंड वीनर दोनों ने किया था, याद रखना इस चीज़ को। तो हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइटोलॉजी, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन सी है, रॉबर्ट हुक इज नोन एज द फादर ऑफ साइटोलॉजी, याद रखना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दोस्तों आपसे यहाँ पे पूछा गया है हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल एंड व्हेन। देखिए दोस्तों आपसे पूछा गया है कि प्रथम जो जीवित कोशिका है उसकी खोज कब हुई। देखिए दोस्तों यहाँ पे 1881 को आप काट कर 1674 कर लीजिएगा, ये 1674 है, याद रखिएगा 1674 है, सब 1674 कर लेंगे, वो ऊपर वाला ऑप्शन छप गया है एक जगह का। तो याद रखेंगे कि जो पहली बार आपसे पूछा है कि दोस्तों कि फर्स्ट लिविंग सेल, डैट मीन्स कि प्रथम जीवित कोशिका की खोज कब हुई थी। तो याद रखना दोस्तों कि फर्स्ट जीवित कोशिका की जो खोज हुई थी 1674 ईस्वी में एंटोनियो वॉन लेवेनहॉक ने की थी और 1674 ईस्वी में की थी, याद रखना इस चीज़ को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हु प्रपोज्ड दी सेल थ्योरी। देखिए दोस्तों आपसे बहुत बार पूछ लेता है कि सेल जो कोशिका सिद्धांत है उनको किसने प्रतिपादित किया, किसने प्रपोज किया। तो याद रखना है कि आपसे जब पूछ दे कि हु प्रपोज्ड दी सेल थ्योरी तो याद रखना है आपको स्लाइडन एंड स्वान। स्लाइडन एंड स्वान ने सेल थ्योरी प्रपोज किया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। आपको जब इस तरह के ऑप्शंस दिखेंगे स्लाइडन एंड स्वान, रॉबर्ट हुक, कार्ल लैंडस्टीनर, एडवर्ड जीनर, तो आपको कन्फ्यूजन होंगे, लेकिन आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है। याद रखना है कि स्लाइडन एंड स्वान ने सेल थ्योरी को प्रपोज किया था, सेल जो कोशिका सिद्धांत की थ्योरी है उसको प्रपोज किया था, प्रतिपादित किया था, याद रखना है इस चीज़ को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हु फाउंडेड द न्यूक्लियस इनसाइड द सेल। देखिए दोस्तों आपसे सवाल पूछ दिया गया है कि हु फाउंडेड द न्यूक्लियस, डैट मीन्स कि केंद्रक के जो कि कोशिका के अंदर होता है उसकी खोज किसने की थी। तो दोस्तों याद रखना है आपको कि जो इसका राइट आंसर है, ऑप्शन देख लीजिए पहले इसको आपको कि रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, एस वीनर एंड कार्ल लैंडस्टीनर। देखिए दोस्तों कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उसका खोज 1831 ईस्वी में, याद रखना है दोस्तों 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसका राइट आंसर है ए, रॉबर्ट ब्राउन 1831 ईस्वी में इन्होंने कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज की थी, इस चीज़ को याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। हु फाउंडेड द प्रोटोप्लाज्म। दोस्तों जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म डैट मीन्स जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म का खोज किसने किया था दोस्तों। आपको इसका आंसर देना है, ऑप्शन है स्लाइडेन, पुरकिंजे, सी स्वान एंड डी लिंडेमान। देखिए दोस्तों आपको मैं जितने भी ऑप्शन देता हूँ बार बार इस बात को कहता हूँ कि ऑप्शन से रिलेटेड आप खुद से भी चीज़ें सर्च कर जाएँ, पढ़ कर जाएँ, ताकि अगर उनसे रिलेटेड आपके सवाल बने तो वो आपके एग्जाम्स में ना छूटे। तो चलिए इसका जो राइट आंसर है, याद रखना है कि जो प्रोटोप्लाज्म है जो जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य को दोस्तों एक चीज़ याद रखना है कि बेसिक स्ट्रक्चर इन्हें बोलते हैं, मतलब जीवन की आधारभूत इकाई जो होती है सेल्स, उसका एक मूल संरचना माना जाता है इसे। और इसमें 80% ऑफ वाटर होता है कंटेंट, याद रखना है। इसमें लिखा हुआ इट कंटेंस 80% ऑफ वाटर, जीव द्रव्य में 80% वाटर होता है। और इसके जो फाउंडर थे वो पुरकिंजे थे, याद रखना है इस चीज़ को। प्रोटोप्लाज्म के जो फाउंडर है वो पुरकिंजे हैं, याद रखना है इस चीज़ को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इस तरह के सवाल आपने देखे होंगे दोस्तों। आपसे पूछ रहा है यहाँ पे दोस्तों कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। देखिए दोस्तों आपसे पूछा है कि कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है।
यहाँ पे दो सवाल जो कि मैं आपको बताऊंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है इस चीज़ को। आपके ऑप्शन हैं ग्लूकोज, सेलुलोज, पॉलीमर एंड प्लास्टिक्स। तो दोस्तों याद रखना है कि सेल वॉल, कोशिका भित्ति। दोस्तों कोशिका भित्ति जो होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है। सबसे पहले तो ये चीज़ याद रखिएगा कि सेल्यूलोज का बना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। वहीं दूसरा सवाल ये पूछता है कि किसमें, जैसे पूछ देगा कि इनमें से किसमें कोशिका भित्ति सिर्फ पाई जाती है। तो याद रखना है आपको दोस्तों कि यहाँ पे आपको जो कोशिका भित्ति होती है वो सिर्फ प्लांट्स में, सॉरी यहाँ प्लास्टिड्स लिखा हुआ है, लिखा गया है, इस चीज़ को प्लांट्स कर लीजिएगा दोस्तों, प्लांट्स। जो याद रखना है सबसे कि मैं पीडीएफ में फिर से इसे करेक्ट कर दूंगा। तो याद रखना है दोस्तों कि जो कोशिका भित्ति होती है, जो सेल वॉल होते हैं, वो सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं, एनिमल्स में नहीं पाए जाते हैं। आपको इस तरह से देखने को ऑप्शन में मिल जाएंगे हिंदी में कि पादपों में, जंतुओं में, या पादपों या जंतुओं में, या दोनों में, इस तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो याद रखना है आपको कि सेल वॉल डैट मीन्स की जो कोशिका भित्ति होती है वो सिर्फ प्लांट्स में देखने को मिलता है, याद रखेंगे। प्लास्टिड्स मीन्स लबक होता है दोस्तों, याद रखना है। प्लास्टिक्स मीन्स लबक, पिगमेंट, इस तरह की चीज़ याद रखना है आपको। प्लास्टिक से हम प्लांट्स होना चाहिए था, मिसप्रिंट हो गया मेरे से। तो याद रखना है कि यहाँ पे प्लांट्स होगा। तो याद रखना है दो सवाल कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, और ये सिर्फ पादपों में पाया जाता है, डैट मीन्स प्लांट्स में पाया जाता है, एनिमल्स में नहीं पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। सेल मेम्ब्रेन, देखिए दोस्तों इस तरह से सवाल पूछता है कि सेल मेम्ब्रेन इज फाउंडेड इन। देखिए दोस्तों आपसे पूछ लिया है कि जो कोशिका झिल्ली, जैसे मैंने अभी कोशिका भित्ति के बारे में बताया, वैसे ही पूछ लिया है आपको कि कोशिका झिल्ली किस में पाया जाता है। तो याद रखना है दोस्तों ऑप्शन से आपके ओनली प्लांट्स में, ओनली एनिमल्स में, या बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स में, या नन, किसी में नहीं। तो दोस्तों याद रखना है कि जैसे कोशिका भित्ति जो था, कोशिका भित्ति जो मैंने भी बताया, सेल वॉल देख सकते हैं आप, ये सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं। लेकिन वहीं सेल मेम्ब्रेन डैट मीन्स की कोशिका झिल्ली, ये प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में पाए जाते हैं। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सेल वॉल जो है सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं, लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो कोशिका झिल्ली है वो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में पाए जाते हैं। और एक चीज़ और याद रखना है दोस्तों कि इट इज सेमी परमेबल, डैट मीन्स के अर्ध पारगम्य। इसमें से कुछ सब्सटेंस जो है पास हो सकते हैं और कुछ सब्सटेंस पास नहीं हो सकते हैं। तो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। सेल मेम्ब्रेन इज फाउंडेड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए दोस्तों 10th नंबर जो सवाल है आपका वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और याद रखना एक चीज़ और कि दोस्तों मैंने आपके लिए मेहनत की है, बहुत मेहनत करके मैंने पीपीटी से इसे खुद से क्रिएट किया और खुद से क्वेश्चंस को बनाए हैं। तो इसे आप व्यर्थ ना जाने दें, और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने फ्रेम किए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं, तो आप इसे कोशिश करेंगे कि खुद से करके जाएँ और अच्छे से पढ़ के जाएँ। तो चलिए 10th नंबर जो क्वेश्चन है, विच इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल्स। दोस्तों आपने इस तरह के सवाल देखे होंगे कि जो कोशिका होते हैं उसके जो पावर हाउस होते हैं, जो ऊर्जा शक्ति घर होते हैं, वो किसे बोलते हैं। तो ऑप्शन से दोस्तों आपको माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, डीएनए एंड एटीपी। तो दोस्तों इस तरह के सवाल आपने डेफिनेटली एग्जाम्स में देखे होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल्स। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पावर हाउस पूछ दिया आपको तो याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल्स, याद रखना है दोस्तों। देखिए दोस्तों इसके बारे में कुछ फैक्ट्स आपको जान लेने चाहिए। एटीपी से रिलेटेड, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इज नोन एज द सोर्स और स्टोरेज ऑफ द एनर्जी फॉर द सेल्स। देखिए दोस्तों ये सोर्स है, और इन फ्यूचर कभी अगर एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो यहीं से डिमांड करते हैं सेल्स, और सेल्स इसके जो एटीपी है यहाँ से रिलीज करता है एनर्जी को। तो याद रखना है इस चीज़ को कि एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इस चीज़ को याद रखना है पहली बात। फिर देखिए दोस्तों एक पॉइंट इसके रिलेटेड और है कि माइटोकॉन्ड्रिया वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय अल्बर्ट बॉन कोलिकर। देखिए दोस्तों याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज हुई थी वो 1857 में अल्बर्ट वॉन कोलिकर के द्वारा हुआ था। लेकिन देन आफ्टर इन 1886 इट वाज कॉइन्ड इट्स नेम एट बायोब्लास्ट बाय अल्टमैन। लेकिन दोस्तों 1886 में अल्टमैन के द्वारा इसका नाम बायोब्लास्ट रखा गया। इस चीज़ को याद रखना है। आपको कहीं कहीं ये भी देखने को मिल जाएगा कि अल्टमैन ने इसका खोज किया था, लेकिन नहीं दोस्तों, इसका सबसे पहले खोज 1857 में अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने किया था, लेकिन इसका 1886 में बायोब्लास्ट नाम कर दिया गया था अल्टमैन ने। लेकिन वहीं जो इसका माइटोकॉन्ड्रिया नाम रखा गया है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि अगर आपसे पूछते हो हु क्वाइंड हुआ या हु क्वाइंड द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया या हु नेम द वर्ड माइटोकॉन्ड्रिया, तो याद रखना है दोस्तों कि 1898 में, दोस्तों याद रखना 1898 में कार्ल वेंडा ने 1898 में माइटोकॉन्ड्रिया नामक शब्द का जो यूज किया, नाम रखा, याद रखना है। तो हु क्वाइंड द नेम माइटोकॉन्ड्रिया, तो राइट आंसर इज कार्ल वेंडा। 1898 में कार्ल वेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया शब्द की स्थापना की और यह माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड का टर्म रखा, याद रखना इसको। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ। देखिए दोस्तों आपसे पूछ लिया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है।
देखिए दोस्तों, मैंने बेसिक से क्वेश्चंस उठाए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछते हैं हर बार। तो याद रखना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं, ऑप्शन से आपके 2 टाइप्स, 3 टाइप्स, 4 टाइप्स या सिंगल टाइप्स का, 1 टाइप्स का। तो याद रखना है दोस्तों आपको कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहीं एंड सेकंड वन इज रफ प्लाज्मिक रेटिकुलम। तो याद रखना है दोनों आपको कि दो टाइप्स के होते हैं। देखिए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स हैं उसके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोस्तों याद रखना है कि ये जो है हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। पहली बात तो याद रखना है कि वसा और जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके फॉर्मेशन में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हेल्प करता है। सेकेंड वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद रखना है दोस्तों कि यहाँ पे राइबोसोम की उपस्थिति होती है। याद रखना है राइबोसोम प्रेजेंट होता है विच हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, जो कि प्रोटीन्स की बनने में मदद करते हैं। याद रखना है राइबोसोम यहाँ पे प्रेजेंट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। इसी को याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा है दोस्तों सेंट्रोसोम डैट मीन्स तारकाय इज फाउंडेड इन, आपसे पूछ लिया किस में उपस्थित होता है, एनिमल सेल्स में, प्लांट सेल्स में, और देखिए दोस्तों नीचे बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स में। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सवाल है ये, आप इसे इग्नोर करके नहीं चलेंगे। आप इसका आंसर खुद से करने की कोशिश करें पहले, और बताएं कि मतलब जो ये दिया हुआ है कि जो सेंट्रोसोम होता है वो किस में पाया जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि सेंट्रोसोम जो होता है वो किस में पाया जाता है। चलिए दोस्तों आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप बताएंगे कि जो सेंट्रोसोम होता है वो किस में पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो एनिमल्स है। दोस्तों याद रखना है कि जो सेंट्रोसोम होता है वो सिर्फ एनिमल सेल्स में पाया जाता है, ये याद रखना है। सेंट्रोसोम्स इज ओनली फाउंड इन एनिमल सेल्स, डैट मीन्स जंतु कोशिका में सिर्फ पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, एसएससी ने इसे 2 बार पूछा है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल भी दिया है कि सेंट्रोसोम जो है वो सिर्फ एनिमल सेल्स में पाया जाता है, डैट मीन्स कि जंतु कोशिका में पाया जाता है। ये पादप कोशिकाओं डैट मीन्स प्लांट सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। तो दोस्तों जो सेंट्रोसोम का काम होता है वो होता है कोशिका विभाजन का। दोस्तों याद रखना है कि जो तारकाय है इसका जो वर्क होता है, जो सेंट्रोसोम का वर्क होता है वो सेल डिवीजन का वर्क होता है। दोस्तों याद रखना है इस चीज़ को, सेल डिवीजन का वर्क होता है। तो दोस्तों आप पूछिएगा कि प्लांट में फिर सेल डिवीजन कैसे होता है, तो याद रखना है दोस्तों कि जो प्लांट में सेल डिवीजन होता है वो सेल प्लेट्स होता है। दोस्तों याद रखना है कि प्लांट में जो सेल डिवीजन होता है वो सेल प्लेट के थ्रू होता है, सेल प्लेट के थ्रू होता है। इस चीज़ को याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि सेल प्लेट के थ्रू प्लांट्स में सेल डिवीजन होते हैं, वहीं लेकिन सेंट्रोसोम में के थ्रू एनिमल सेल्स में सेल डिवीजन होते हैं। एक बात आपको याद रखना है दोस्तों कि सेंट्रोसोम जो होते हैं वो आपको मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, इसी कारण जो नर्वस सेल्स होते हैं उसका कोशिका विभाजन नहीं होता है। याद रखना है दोस्तों कि सेंट्रोसोम जो होते हैं सेंट्रियोल, वो दोस्तों आपको मस्तिष्क के जो मस्तिष्क है उसमें नहीं पाया जाता है, इसी कारण नर्वस सेल जो तंत्रिका कोशिका है वो उसका विभाजन नहीं हो पाता। इस चीज़ को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सेंट्रियोसोल आपसे पूछ देगा कि सेंट्रियोसोल कहाँ एब्सेंट होता है, तो मस्तिष्क में एब्सेंट होता है। इस चीज़ को याद रखना, सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम भी आपको दोनों चीज़ दे सकता है आपको, तो याद रखना है आपको इस चीज़ को कि एब्सेंस होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने इसके रिगार्डिंग पॉइंट्स भी नीचे मेंशन कर दिए हैं कि इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन। पहले याद रखना सेंट्रोसोम जो होता है वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सिंस सेंट्रियोल्स दैट मीन्स तारक केंद्र absent in brain, that's why cell division is not happen in nervous cells। दोस्तों याद रखना है क्योंकि तारक केंद्रक जो होता है वो ब्रेन में अब्सेंट होता है, इस कारण सेल डिवीजन इज नॉट हैपन इन नर्वस सेल, इसलिए तंत्रिका कोशिका में सेल डिवीजन नहीं होता है। दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखना है, पूछ देगा कि सेंट्रोसोम की खोज किसने की, तो याद रखना है थियोडर बोबेरी ने यह खोज किया था सेंट्रोसोम का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थियोडर बोबेरी ने इसका खोज किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। विच आर नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ सेल्स। दोस्तों आपने देखा होगा कि कोशिका की आत्मघाती की थैली किसे बोलते हैं, आत्महत्या की थैली किसे बोलते हैं। आपने हिंदी में सवाल पढ़े होंगे कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे बोलते हैं, दैट मीन्स विच आर नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ सेल्स। तो याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन है सेंट्रोसोम, क्रोमोसोम, लाइसोसोम, स्प्लीन। दोस्तों इसका राइट आंसर जो है आपको बताना है। तो दोस्तों याद रखना है इसका जो राइट आंसर है वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम को दोस्तों हम लोग आत्महत्या की थैली बोलते हैं। याद रखना है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली बोलते हैं, इस याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। फिर से दोस्तों स्प्लीन के बारे में भी जानेंगे, लेकिन नीचे इसके सवाल मैंने फ्रेम कर दिए हैं, तो चलिए नीचे ही जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए दोस्तों, विच इज नोन एज द ग्रेव यार्ड ऑफ द आरबीसी। दोस्तों आपसे पूछा है कि आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो किसे कहा जाता है। तो याद रखना है दोस्तों कि आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। सबसे पहली चीज़ याद रखना है आपको, क्या रखना है कि आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। ये जो लाइसोसोम है वो आरबीसी के अंदर नहीं पाए जाते हैं। पहला सबसे चीज़ तो यही याद रखना है आपको
कि आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। याद रखना है कि आरबीसी मरने के बाद स्प्लीहा में नहीं पाया, स्प्लीहा में पाया जाता है। याद रखना है आपको स्प्लीन दैट मीन्स स्प्लीहा, जिसे प्लीहा भी बोलते हैं, तिल्ली बोलते हैं। तो याद रखना है कि आरबीसी का जब डेथ होता है दोस्तों, तो वो स्प्लीन में पाया जाता है। याद रखना है इस चीज़ को, आरबीसी का जब डेथ होता है तो वो स्प्लीन में पाया जाता है, स्प्लीहा में पाया जाता है। इसलिए याद रखना है दोस्तों, इसे आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। इसके लिए स्प्लीन को आरबीसी के जो स्प्लीन में पाया जाता है, इसी कारण इसे जो मतलब मरने के बाद, देखिए दोस्तों, आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन में पाया जाता है। इसी कारण जो स्प्लीन है उसे ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है। याद रखना है कि ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी किससे बोला जाता है, तो स्प्लीन को बोला जाता है। चलिए याद रखना है स्प्लीन दैट मीन्स प्लीहा, आपको हिंदी में प्लीहा भी लिखा हुआ मिल जाएगा। याद रखना है, प्लीहा मिल जाए, तिल्ली मिल जाए तो याद रखना प्लीहा ही ऐसे नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा। आपसे पूछ दे कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, या विच इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी, तो याद रखना स्प्लीन इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए दोस्तों, प्लास्टिड्स आर फाउंड ओनली इन, आपसे पूछ दिया है कि प्लास्टिड्स जो है वो किस चीज़ में पाया जाता है सिर्फ। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि प्लास्टिड्स दैट मीन्स की लवक। याद रखना है प्लास्टिड्स दैट मीन्स की लवक। आपसे पूछ दिया है कि प्लास्टिड्स जो है वो किस चीज़ में सिर्फ पाया जाता है, तो याद रखना है दोस्तों कि प्लास्टिक्स जो है वो सिर्फ पादपों में पाया जाता है। डैट मीन्स कि सिर्फ प्लास्टिक्स में पाए जाते हैं, प्लांट से पाए जाते हैं। याद रखना है दोस्तों कि प्लास्टिक्स जो है वो सिर्फ पादपों में, डैट मीन्स कि प्लांट से पाए जाते हैं। प्लांट्स डैट मीन्स दोस्तों पादप। याद रखना है इस चीज़ को, पादप। ऊपर मैंने प्लास्टिक्स में वहाँ पे कर दिया था, तो उसे मैं पीडीएफ में करेक्ट कर दूंगा फिर से, आप हड़बड़ाए नहीं उस चीज़ के लिए। तो दोस्तों याद रखना है कि प्लास्टिक्स जो है सिर्फ पादप में पाए जाते हैं, डैट मीन्स प्लांट से पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, इसके रिलेटेड 3 फैक्ट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए, कुछ 3 फैक्ट्स लिखे हैं। याद रखना है प्लास्टिक्स आर ऑफ 3 टाइप्स। देखिए दोस्तों, प्लास्टिक डैट मीन्स की लवक। लवक दोस्तों, लवक का मेन काम होता है, याद रखें कि मतलब भोजन बनाने में, फिर से पत्तियों का रंग में, फल का रंग में लवक वो होते हैं। लवक डैट मीन्स की वर्णक। याद रखना है, जैसे वर्णक है वो कलर लाने के लिए यूज होता है। जैसे कि पत्तियों का रंग हरा होता है तो वो एक वर्णक क्लोरोफिल के कारण होता है। याद रखना इस चीज़ को। तो देखिए दोस्तों, प्लास्टिक डैट मीन्स की सीधा सिंपली याद रखें लवक या वर्णक, लवक या वर्णक, याद रखना है आपको। तो कुछ ऐसे लवक हैं जिनके कारण फल का रंग पीला होता है, लाल होता है, हरा होता है। तो आज उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। उसी के बारे में मैंने 3 पॉइंट लिख दिया कि 3 तरह के लवक होते हैं, 3 तरह के प्लास्टिक्स होते हैं। फर्स्ट वन इज क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। डैट मीन्स हरित लवक। दोस्तों, जो हरा कलर होता है वो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। क्रोमोप्लास्ट वर्णित लवक, एक अलग तरह के लवक होते हैं। यहाँ पे मैंने टी छूट गया तो इसी को आप मेंशन कर लेंगे, टी होगा। चलिए मैं पीडीएफ में इसे टी लगाकर भेज दूंगा। फिर ल्यूकोप्लास्ट है दोस्तों, दैट मीन्स की अवर्णित लवक। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो फाउंडेड इन लीव्स एंड स्टीम्स एंड हेल्प्स इन फूड मेकिंग। देखिए दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो पौधों के पत्तियों में, उसके तना में पाया जाता है तथा हेल्प इन फूड मेकिंग, खाना बनाने की प्रक्रिया में वो उसकी मदद करते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो ये देखिए क्रोमोप्लास्ट इट प्रोवाइड्स कलर्स, इट प्रोवाइड कलर्स। याद रखिएगा, एक कलर प्रोवाइड करते हैं फ्रूट्स वगैरह को, याद रखना है। जैसे दोस्तों आप जानते हैं, देखिए कुछ लिख दिया मैंने, टोमेटो का रंग लाल क्यों होता है तो लाइकोपीन के कारण। रेड चिल्ली का रंग लाल क्यों होता है तो लाइकोपीन के कारण। कहीं कहीं आप कैप्सेंथिन भी देखने के लिए मिल जाएगा कि देखिए दोस्तों, कैप्सिन अगर आंसर दे रहा है तो कैप्सिन जो रीजन है वो तीखा का रीजन है। अगर पूछ दे मिर्च तीखा क्यों होता है तो याद रखना कैप्सिन के कारण। लेकिन अगर वर्णक कभी पूछे तो रेड चिल्ली के लिए लाइकोपीन ही होता है, और कहीं कहीं कैप्सेंथिन भी आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि चिल्ली के डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं, तो कलर होते हैं, तो उस तरह के भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, तो हड़बड़ाना नहीं है। फिर वहीं आपसे पूछ दे कि कैरोट, तो कैरोट के लिए अगर आपसे पूछे तो सीधा अगर ऑप्शन में आपको कैरोटीन देखे तो वही मारना है, लेकिन अगर स्पेसिफाइड कर दे तो याद रखना है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन जो होता है वो रेड कलर के लिए। दोस्तों याद रखना है रेड कलर के लिए बीटा कैरोटीन बहुत इंपॉर्टेंट, इसी को याद रखना है। और चलिए रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, इस तरह के कैरोट के लिए बीटा कैरोटीन, याद रखना है आपको इसी को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, अगर पूछ दे कलर ऑफ फ्रूट्स येलो, या फ्लावर के कलर पूछ दे कि येलो क्यों होता है तो याद रखना जैंथोफाइल के कारण होता है। ये भी याद रखना है आपको कि फूल या फल का जो रंग पीला होता है वो किसके कारण, तो याद रखना जैंथोफाइल के कारण, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। 15 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने करवा दिए हैं और बाकी क्वेश्चन बाद में करवाऊंगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको जान लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए दोस्तों, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, 2 तरह के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। दोनों याद रखना दोस्तों। प्रोकैरियोटिक दैट मीन्स की अनडेवलप्ड, याद रखना है, मैंने आपको बताया कि अनडेवलप्ड, एंड यूकैरियोटिक दैट मीन्स डेवलप्ड है। तो याद रखना है 2 तरह के सेल मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कोशिश करें कि पूरा अगर नहीं भी याद रख पाते तो मेन चीज़ तो आप डेफिनेटली याद रखें।
तो चलिए मैं प्रोकैरियोटिक की बात कर लेता हूँ दोस्तों। ये प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जिसमें सारे अंग डेवलप नहीं होते हैं। पहली बात तो याद रखना कि डेवलप नहीं होते, पहले ही मैंने लिख दिया अनडेवलप्ड है। जब मैंने अनडेवलप्ड लिख दिया तो डेट मीन्स याद रखना है कि ये पूरे डेवलप नहीं होते हैं। याद रखना है इसमें कोशिका के सारे अंग प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसे ये भी चीज़ याद रखना है कि इसे प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं दोस्तों। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर नोन एज प्राइमरी सेल्स। ये भी याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स आर नोन एज प्राइमरी सेल्स। दोस्तों जो मैं फैक्ट्स यहाँ पे नहीं लिखा हूँ और जो बता रहा हूँ उसको आपको लिख लेना है कॉपी में, ताकि आपको कोई किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। एक चीज़ और याद रखना है कि इसमें कोशिका झिल्ली पाया जाता है। याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक जो होता है इसमें कोशिका झिल्ली पाया जाता है। आपको याद रखना है सेल वॉल्स पाए जाते हैं, आप सॉरी सेल वॉल्स पाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको कुछ चीज़ें जो है मैंने अभी यहाँ बताई हैं, लेकिन आपको ऐसा कोशिश जरूर रखना है, जरूर ऐसा ध्यान दिमाग में रखना है कि आपको याद रहे, क्योंकि हर चीज़ लिख पाना पॉसिबल नहीं है, आपको याद भी रखना है। तो चलिए मैंने अभी प्रोकैरियोटिक के बारे में बताया कि यह पूरा पूर्ण डेवलप नहीं होता है। इसमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। याद रखना है सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। वहीं याद रखना है कि इसे प्राइमरी सेल्स भी कहते हैं। याद रखना है इसे प्राइमरी सेल्स भी कहते हैं। पहली बात तो याद रखना है प्राइमरी सेल्स भी कहते हैं। दूसरी चीज़ ये पूरा डेवलप नहीं होता है, और तथा इसमें कोशिका झिल्ली डेट मीन सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ये भी आपको याद रखना है। वहीं बात करें यूकैरियोटिक का, तो दोस्तों यूकैरियोटिक जो है ये डेवलप्ड सेल्स हैं, आपको याद रखना है। यूकैरियोटिक जो है वो आपके डेवलप्ड सेल्स हैं। उसके में देखिए इसमें दोनों आते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स। ये भी चीज़ आपको याद रखना है कि यूकैरियोटिक जो है इसमें एनिमल्स और प्लांट आते हैं। इसमें कोशिका के सारे अंग पाए जाते हैं दोस्तों। याद रखना है इसमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना है। और इसमें पादप कोशिकाओं का आकार जो होता है वो चौड़ा होता है, ये भी याद रखना है, चकोर होता है, ये भी याद रखना है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स जो आपको जानने चाहिए। नाउ वी डील अबाउट क्रोमोसोम। मैंने क्रोमोसोम के बारे में भी यहाँ पे लिख दिया है दोस्तों। तो कोशिश करना है कि जितना भी मैं यहाँ पे क्रोमोसोम बता रहा हूँ उतना तो आपको याद करके चले जाना है, ताकि आपको पेपर में ना छूटे। कुछ क्रोमोसोम्स हैं जो आपको एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कितने जोड़ी होती हैं, कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, तो आपको इस चीज़ को याद रख लेना है दोस्तों। याद रखना है कि क्रोमोसोम का जो फाउंडेशन हुआ था वो 1882 में वाल्डर फ्लेमिंग के द्वारा हुआ था, ये चीज़ याद रखना है। देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन, दैट मीन्स कि 46 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन आर 46, जिसमें 23 पेयर डेट मीन्स 23 जोड़ी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्रोमोसोम्स आर फाउंडेड इनसाइड द न्यूक्लियस। क्रोमोसोम जो होता है वो केंद्र के अंदर पाया जाता है, ये भी चीज़ को याद रखना है। वहीं क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाता है, ये भी याद रखना है दोस्तों। सबसे पहली चीज़ याद रखना है कि केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है। देखिए केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है, पहले जान लीजिए कि केंद्रक है, इसके अंदर क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए एंड डीएनए के अंदर जीन। मैंने क्या बताया, मैंने बताया न्यूक्लियस ऐसे चलना है। पहले देखिए आपको ऐसे चलना है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए एंड डीएनए के अंदर जीन, इस तरह से चलना है। न्यूक्लियस क्रोमोसोम डीएनए जीन, इस तरह से बढ़ना है आपको। चलिए बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको कुछ स्पेशल स्पेसिस के क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र। क्रोमोसोम दैट मीन्स गुणसूत्र, आपको याद रखना है इस चीज़ को। मैंने हिंदी का नहीं लिखा है यहाँ पे, गुणसूत्र ये भी याद रखना है आपको। चलिए गुणसूत्र, चलिए तो दिखाता हूँ। ह्यूमन में कितने होते हैं तो 46, आपको याद रख लेना है। चिंपैंजी में कितने होते हैं तो 48, टोबैको में कितने होते हैं तो 48, टेरिडोफाइट्स दैट मीन्स 1260, सबसे ज़्यादा टेरिडोफाइट्स में होता है, ये चीज़ याद रखना है 1260, याद रखना है सबसे ज़्यादा टेरिडोफाइट्स में होता है। वहीं पोटैटो की बात करें तो 48। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जब नेक्स्ट बढ़े बैक्टीरिया में 1, पी में दैट मीन्स मटर में 14, ऑनियन दैट मीन्स प्याज में 16। चलिए फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। रेडिस में, कैरोट में, कैबेज में, लेमन में 18। लेकिन दोस्तों याद रखना है लेमन के लिए चीज़ आपको याद रखना है कि अगर स्मॉल लेमन की बात करें तो 18, लेकिन अगर बिग लेमन की बात करें, बड़ा नींबू की बात करें, तो याद रखना ये 36 हो जाता है। दोनों दोस्तों आपको याद रखना, जब बड़े बड़े नींबू की बात होती है, जब बड़े बड़े नींबू की बात होती है तो याद रखना 36, लेकिन जब छोटा वाला नींबू जो हम लोग जूस वगैरह में यूज कर लेते हैं, चाय वगैरह में यूज कर लेते हैं, जो हम नींबू यूज करते हैं छोटा वाला, वो 18 उसमें होते हैं, लेकिन जो बड़ा वाला गागर वगैरह होता है उसमें 36 होता है, वो चीज़ आपको याद रखना है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें मक्के की, मेज की, तो इसमें 20, टोमेटो एंड राइस में 24, फ्रॉग मेढक मीन्स मेढक में 26। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। एलिफेंट की बात करें तो एलिफेंट में 56, हॉर्स में 64 एंड कंगारू में 16। तो चलिए दोस्तों यही पीडीएफ था, मैंने जो आपको बता दिया है। बहुत ही मेहनत लगा मुझे इस पीपीटी को क्रिएट करने में, मुझे ऑलमोस्ट 2 घंटे लग गया इसे पीपीटी में क्रिएट करने में।
तो कोशिश मैं करता हूँ कि मैंने जितना आपको यहाँ पे बताया है आप कोशिश करेंगे कि सारे को सारे अच्छे से पढ़ जाएं, ताकि DFCCIL और SSC JEE में बायोलॉजी के कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। और आप हड़बड़ाए नहीं, इन 7 से 8 दिनों में मैं पूरे क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करूंगा और बायोलॉजी के आपके टोटल क्वेश्चंस करवा दूंगा। तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, बस शांति से पढ़ना है और सही ढंग से पढ़ना है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।